पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मुझे देख के याद आया कि मैं तुम्हें कल डायग्राम दिखाने की बोला था, पर मैं डायग्राम ढूंढा ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी भी कोई चल रहा है इस पे। अच्छा देखें, हम लोगों ने कल स्फेरिकल कैपेसिटर में 3 बातें पढ़ी थी। पहला उसका कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, दूसरा उसकी ड्रॉबैक क्या थे, और तीसरा उसकी एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला याद है कि नहीं हुआ? क्या था कि उसका रिस्पांस 2C, उसके बाद में हाफ CV स्क्वायर और हाफ QB, इस तरह से सब में 2 तो नीचे कॉमन ही कॉमन है ना। ठीक है, अब हौले पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब जाके मूड सा बनता है। सुनो ध्यान से। अब बात है कि हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी सेम यही बातें पढ़नी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक यदि एनर्जी की स्टोर्ड ऑफ फोर्स बिटवीन, और फिर डाइलेक्ट्रिक में एंट्री करनी है, तो ध्यान से इसको समझते हैं। और उसके लिए सबसे पहली काम की बात है, तुम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जीवन में कभी देखा नहीं है ना, तो देख लें। कुछ ऐसा दिखाई देता है वो। सबसे पहली चीज, अपन लोग बी पॉइंट पे, यहाँ बी पॉइंट पे फर्स्ट कहानी में है, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ने जा रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सभी लोग ना डायग्राम बनाओ साथ के साथ जल्दी से। डायग्राम बनाने का मतलब ये कि ऐसे करके एक लाइन खींचो, एक प्लेट ये और दूसरी इसी के समांतर, यानी कि पैरेलल रखी हुई एक प्लेट। इसको हम लोग बैटरी वगैरह से चार्ज करेंगे और इस पे आ जाएगा चार्ज स्टोर होकर। ठीक है, हाँ, एक जगह पर लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरी जगह पे इसके अप्लाई करेंगे सभी लोग नेगेटिव चार्ज। इसमें काम की बात है, कुछ ध्यान से समझ लें। ठीक है, इकट्ठा मैं पहले तो कुछ ढूंढ लेता हूँ, तब तक बताऊंगा तुम्हें, तब तक ऐसे बनाओ। हाँ भाई, ये देखा किसी ने जीवन में? कभी नहीं देखा? यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो तुम लोगों ने कम से कम फोटो में तो देखा है, लोगों ने यही देखा है बस। अच्छा, सभी लोगों ने जो देखा है उसको बताता हूँ एक बार, रुको, वो भी ध्यान सोच लेते हैं। ये देखा है सबने? ये वाला ऑब्वियसली वो है, ये कुछ ऐसे ही छोटे छोटे उसमें लगे होते हैं चार्जर वगैरह में। ठीक है, तो अपना लेटेस्ट वर्जन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो पुराना है ना, ये तो हम में से किसी ने नहीं देखा ये वाला। तुम लोग क्या, ये मैंने रियल लाइफ में यूज नहीं करते हुए देखे कहीं पे? ठीक है, पर हाँ, इनकी वर्किंग यहाँ समझ में आती है, उसके बाद में बात समझते हैं। कुछ ऐसा असलियत है इसकी, थोड़ी सी अजीब गरीब सी बुरी सी। देखना, इसमें कुछ कंडीशन है, ध्यान से पहले उसको समझ लो एक एक करके तरीके से। पहली कंडीशन तो ये कि इसका और इसका एरिया कैसा होगा? सेम, दोनों सेम होने चाहिए। और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। एक बहुत काम की बात ये कि इन दोनों प्लेट्स का भी पढ़ नहीं रहे हैं हम, बस कुछ कुछ बातें लिख रहे हैं। इनका जो एरिया है ना, वो काफी 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 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू उनके बीच की डिस्टेंस से। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इतनी इतनी छोटी छोटी प्लेट है, हाफ जितनी बड़ी उतनी डिस्टेंस पे रखी है, नहीं। प्लेट पास रखी होंगी, प्लेटों का साइज ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा, उनके बीच का गैप कम होगा। अच्छा, कुछ और भी कंडीशंस। पहली कंडीशन तो मैं ये दिखाई देगी, उसके बाद में अगली काम की बात ध्यान से समझें। अगली काम की चीज, इन बच्चों को मजे आते होंगे इनसे खेलने में। ठीक है, ध्यान से बात समझो। अगली काम की बात ये कि ये पैरेलल प्लेट है। क्या तुम में से किसी को कोई पुराना ऐसा टॉपिक याद है? 2 टॉपिक थे, मैं याद दिलाता हूँ। तो इन्फिनाइट वायर और एक प्लेन शीट। इन्फिनाइट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इन्फिनाइट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा अपॉन में, नहीं लैम्डा अपॉन में
2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और अपने पास में प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें सिग्मा किसे कहते हैं? चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज अपॉन में एरिया। तो अगर मैं इसको वापस से लिख दूं तो Q अपॉन में 2 इनटू में एरिया, ऐसे करके कुछ था। मैं तो बात बहुत साफ एक हकीकत बोलता हूँ। मुझे ये ठीक उसी मेमोरी से याद है ना जिस मेमोरी से पढ़ाया मैंने, तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा ऐसे। अब तुम्हें उस मेमोरी से याद नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत बेसिक फील्ड डिफरेंस है हम लोगों के बीच में। उसको काटने की कोशिश करें, कम करने की कोशिश करें। कटेगा तो वैसे भी नहीं, वो कम करें, मतलब याद हो एटलीस्ट। तो हम लोग ध्यान से बात ये समझते हैं कि इसके द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और पॉजिटिव के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है कि आती है अंदर? तो पॉजिटिव में से निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सीधी बात ये है। और नेगेटिव के द्वारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया जाए तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के द्वारा, बताओ, अगर नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो नेगेटिव के अंदर जाएंगे, तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जा रही होंगी। कुल मिला के पॉजिटिव की और नेगेटिव की दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? सेम डायरेक्शन में है। अच्छा, पॉजिटिव वाली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेगेटिव का भी कितना होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, दोनों पे लगाएगी बैटरी का चार्ज सेम है, दोनों का सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरा तुमसे सवाल ये कि बताओ ई नॉट कैसे निकालेंगे? तुम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ोगे कि घटाओगे? दोनों सेम दिशा में है तो जुड़ेंगी। तो जुड़ने के बाद में बन जाएगा E1 प्लस की E2। देखो, हर 12वीं क्लास के बालक के सामने एक समस्या ये होती है कि साहब मुझे टॉपिक के बारे में ये नहीं पता कि आगे कहाँ जाकर खत्म होगा। तो भाई ध्यान से देख, जब खत्म हो फिर जोड़ियों की चीजें कैसे कैसे करके कनेक्ट होती है, फिर कहाँ जाकर खत्म होती है। मैं अभी तक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी वाली का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें तो दोनों का एलसीएम सेम है 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, इसमें एक चीज कट गई तो निकल के क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या निकल के आया? सबसे पहली बात नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में चलती है, दोनों के द्वारा जो बनती है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब एक एक करके ध्यान से बात समझना। पहला पॉइंट, एरिया काफी ज्यादा होता है। दूसरी बात, दोनों प्लेट्स के एरिया कैसे होंगे? सेम। उनकी बीच की डिस्टेंस कैसी होती है? कम। अब तीसरी बात समझो, 1 2। मैं तुम्हें तीसरी बात बताता हूं। हम सभी लोगों ने एक बात शायद पढ़ी थी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है E मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, E मल्टीप्लाई में R, ऐसा तो पढ़ा ही था। पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन था। तो तुमसे उस रिलेशन की चर्चा यहाँ पे करने जा रहा हूं, तो बस ध्यान से देख के जवाब देना होगा। V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस जगह पे कितनी है? इस पैरेलल प्लेट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? नेट बताओ। सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का गैप कितना है? D फॉर डिस्टेंस। अच्छा, मैं तुमसे ऐसे ही पूछता हूँ कि सिग्मा क्या होता है? अपने पास में 3 डेंसिटी थी, लैम्डा, सिग्मा, रो। लैम्डा यानी कि चार्ज अपॉन में लेंथ, सिग्मा यानी चार्ज अपॉन में एरिया, रो यानी चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो सिग्मा यानी कि चार्ज अपॉन में एरिया एप्सिलॉन नॉट और इनटू में D चल रहा है, इसका पोटेंशियल निकल के आ गया। सबसे पहली काम की चीज, जैसा हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, मैंने 3 बातें सेट की। अब मैं तुमसे एक फाइनल सिंपल सीधे फॉर्मूला पूछता हूं डायरेक्टली, अपना अंतिम काम और चौथा काम। चौथा पॉइंट, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। कैपेसिटेंस निकालने के लिए चार्ज अपॉन नीचे का रखते हैं पोटेंशियल। तो मुझे बताओगे पोटेंशियल कितना आया? पोटेंशियल कितना है? QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे का एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचते ही C इज इक्वल टू Q इनटू में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में QD। एक चीज कट गई, Q से Q। तो अपने पास में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बचेगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। मेरे पास दोबारा से मौका आ गया अपनी एक बात को वापस से कहने का। कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करता है बताओ? एरिया, साइज पे, शेप पे, मीडियम पे। जरा देखो ये फॉर्मूला तो बात समझा पाता है कि नहीं? पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा पैरेलल प्लेट के एरिया पे, उनके बीच की डिस्टेंस के, उनके बीच के मीडियम पे, परमिटिविटी पे। अब तुम्हें एक सवाल का बहुत सिंपल जवाब देना है, देखना। अगर तुम लोग इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ पाए तो बहुत बढ़िया। अगर डिस्टेंस कम करेंगे, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को कम करेंगे, उन्हें पास लाएंगे, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, उल्टे में लिखा है।
अगर दोनों के प्लेट के बीच की मतलब दोनों प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे, प्लेट का साइज बढ़ा कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लाजमी सी बात है, जितनी बड़ी प्लेट होगी उसका कैपेसिटेंस उतना ही अच्छा पाया जाएगा। बस खत्म की डेरिवेशन कैपेसिटेंस। जबकि अपना कल का जो फॉर्मूला था स्फीयर, उसी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये भी किस बात पे डिपेंड करता है, रेडियस पे और मीडियम पे। ये भी डिपेंड करता है, देख लो एरिया पे, उनकी बीच की डिस्टेंस पर और मीडियम पे। एक बहुत सिंपल सवाल लोगों के द्वारा पूछा जा सकता है, अगर हमने किसी पैरेलल प्लेट के एरिया को दोगुना किया तो कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना बढ़ेगा, दोगुना। कहीं पे स्क्वायर लगा क्या, कहीं पे तो हम 4 गुना जवाब नहीं देने वाले। अगर कोई तुमसे बोलता है कि साहब डिस्टेंस को 3 गुना कम किया, अगर डिस्टेंस को कम किया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 3 गुना। इस बात को समझो, फॉर्मूला ही तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है अगर तुम फॉर्मूले को पढ़ना समझना सीख जाते हो तो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। इसका मतलब कि डिस्टेंस और एरिया पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। कहीं पे भी कोई स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो तुम्हारे पास ऐसे जवाब नहीं निकल के आएंगे कि 3 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का 16, ऐसा कुछ नहीं, सीधे हिसाब किताब है। बस तुम्हें इतना सोचना है, अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो तुमसे कोई बोले कि साहब मैंने पैरेलल प्लेट की जो डिस्टेंस थी उसको 4 गुना कम कर दिया तो कैपेसिटेंस 4 गुना बढ़ गया। मैंने डिस्टेंस को 10 गुना बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस 10 गुना घट गया। इस फॉर्मूले को समझना सीखो। अगर कोई तुमसे बोलता है कि साहब मैंने प्लेट के एरिया को 4 गुना बढ़ा दिया तो उसकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी भी 4 गुना इंक्रीज कर जाएगी। इस बात को समझे। अगर कोई तुमसे दो काम कह दे कि साहब मैंने एरिया बढ़ाया है 4 गुना और डिस्टेंस कम करिए 2 गुना, एरिया के बढ़ने से भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा और डिस्टेंस के कम होने से भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो अब कितना बढ़ेगा कुल मिला के 8 गुना, 4 और 2 8 गुना इंक्रीज करेगा। खैर सबसे मेन काम की बात कि ये फॉर्मूला तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हाँ भाई, ये फॉर्मूला ध्यान से पहले तो नोट करें इस चीज को कि कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D के ऊपर। ये किसके लिए वैलिड है, पैरेलल प्लेट के लिए। पिछला वाला किसके लिए वैलिड था, स्फीयर के लिए। और ये वाला कब वैलिड है, हमेशा। ये तो जनरल फॉर्मूला है। तो पहले इस चीज को ध्यान से देखें कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बनाई, पोटेंशियल निकाला, वैल्यू पुट की और कैपेसिटेंस खत्म किया। तो मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये भी सिखा रहा है कि कौन सी इंक्रीज करने से किस चीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बिना अगर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है दरअसल। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor, in a parallel plate capacitor। लिखें, सेकंड यही लिखें, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो वापस से आते हैं, कल वाली कहानी तुम्हें काफी अच्छी जम जाएगी, इस पर ध्यान से देखना। अब मैं सब कुछ नहीं बना रहा, बस एक पैरेलल प्लेट, एक और पैरेलल प्लेट, दूसरी पैरेलल प्लेट, तीसरी पैरेलल प्लेट, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर बना, तीनों एक ही हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बेसिक सी बात ये है। अच्छा, जब टाइम 0 था तो वहां पे कितना चार्ज स्टोर होगा, 0। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, 0। कुछ नहीं था। कुछ बीच समय पे इसमें थोड़ा बहुत चार्ज तो स्टोर हो ही गया होगा हल्का फुल्का, तो यहाँ पे कुछ बीच समय पे थोड़ा बहुत चार्ज भी आया होगा और यहाँ पे थोड़ा बहुत पोटेंशियल भी आया होगा और थोड़ी बहुत एनर्जी भी आई होगी। और फाइनल टाइम होने पर, फुल टाइम होने पर इसका चार्ज कितना हो गया होगा, इस पे टोटली अच्छे तरीके से हर जगह पे चार्ज ही चार्ज समाया होगा, हर जगह पे। अच्छा, उसके बाद में इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, V, और एनर्जी भी कितनी होगी, टोटल E। इसमें एनर्जी निकालते हैं, ध्यान से सोचते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला जानने से पहले मुझे कुछ बातें याद आती हैं। पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा था, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क ही एनर्जी है। अगर मैं इसको उधर मल्टीप्लाई में भेज देता हूं तो बन जाएगा V इंटू में Q बराबर के वर्क।
अच्छा, अगर मैं इसको W की फॉर्म में लिखूं तो शायद कुछ ध्यान हो तुम्हें, मे बी V इक्वल्स टू DQ इक्वल्स टू में DW। अगर D लगेगा दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे अपन लोग, इंटीग्रेशन। फिर मैं तुमसे कहता हूं सर V की वैल्यू पुट करो और मुझे कुछ सवाल होंगे जवाब दे दो। अगर मैं V की वैल्यू पुट करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें कुछ बातें समझ में आएंगी, ध्यान से देखना। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू में पहले तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू में क्या था, कैपेसिटेंस फॉर्मूला कैसे, इक्वल्स टू Q अपॉन में V, Q अपॉन में V, और यहां से अगर V की वैल्यू पुट करेंगे तो Q अपॉन में C। तो अपन लोगों ने V की जगह पे डाल दिया Q अपॉन में C, dQ बराबर की dW। अब तो बताना है कि चार्ज कहां से कहां तक पहुंचाना है, 0 से कैपिटल Q। तो हमने चार्ज को 0 से कैपिटल Q पहुंचाया, वर्क 0 से W, 0 से W एनर्जी, ठीक है। 1/c बाहर है, सभी लोग Q का इंटीग्रेशन बोल दो, Q स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट कहां से कहां, 0 से लेके Q तक। W का इंटीग्रेशन, W लिमिट कहां से कहां, 0 से W। सभी लोग सबसे पहले इसके अंदर Q पुट करेंगे तो अपने पास में ये क्या बन जाएगा, कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन में 2c, और यहाँ पे आ जाएगा वर्क, और इसी वर्क को अपन लोग एनर्जी कहते हैं। ये बिल्कुल कल के जैसा सेम किया है, दोबारा किया, डिट्टो वही है। अच्छा, कुछ और भी फॉर्मूले, Q स्क्वायर अपॉन में 2c तो एक माना हुआ फॉर्मूला, कुछ और भी लिख क्यों, कौन से हो, देखो देखो, QV अपॉन में 2 हाफ QV, और एक और हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अपने पास में 3 एनर्जी के फॉर्मूले, और तुम बिल्कुल गौर से देख लो, इसमें और पिछले वाले में कोई डिफरेंस नहीं, डिट्टो वही सेम है, कोई कहानी ही नहीं बदली है, कुल मिला के बात ये है। कहानी में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, एनर्जी फॉर्मूले दोनों जगह पर ही सेम है। हाँ, दोनों जगह कैपेसिटेंस अलग अलग है, पर इस कहानी को ना समझ के लिखना सीखें। मैं भी तो नॉन स्टॉप लिख देता हूँ, तो वैसे करके उस अकल को इजाद में करने की कोशिश करें अपने दिमाग के अंदर। बनाए, बनने से बनती है, ऐसे नहीं बनती देखने से, मेहनत लगती है चीजों में। इसलिए तुमसे बोला था कल, इसे ड्राइव करके आना जिससे कि तुम अपने आप भी कर सको। देखते तुम्हारी अगर समय सारणी को थोड़ा सा पहले अपलिफ्ट कर पाए तो कोशिश करेंगे। अभी तो कोई सूचना नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, जरा तीसरा टाइटल बोल दो एक बार। फोर्स। अब तुम मुझे कुछ सवालों के जवाब देना पहले तुम, मैं इसको तो हटा ही दूंगा। मेरा प्रश्न है तुमसे, बहुत साधारण सा प्रश्न है। फोर्स के तुम्हें अपने जीवन में कितने फॉर्मूले याद है बताओ। पहला फॉर्मूला F इक्वल्स टू m, चलो बहुत बढ़िया। F इक्वल्स टू, मान लो कि किसी 9th क्लास के बच्चे से पूछे फोर्स का फॉर्मूला, वो ना बता पाए, उसे पीटना चाहिए कि नहीं पीटना चाहिए? एक ही तो फॉर्मूला था भाई, तेरे जीवन में तूने वो भी याद नहीं रखा, कमाल कर दिया तेने। ठीक है, आगे बोलो इसके बाद कोई सा आता हो तो। G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, एक और बोलो K q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और बोलो कौन सा? F इक्वल्स टू QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी सही है, एकदम बढ़िया। और कोई सा? IBL sin थीटा, ये तुम लोग आने वाले समय में पढ़ोगे। और कोई सा याद हो? 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV है अपने पास में, विस्कोसिटी के अंदर आता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और किसी को कोई सा याद हो? IBL sin थीटा हो गया। एक और है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में D। अच्छा, ये सब फोर्स के फॉर्मूले सब एक जगह इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होते होंगे, है ना? चलो ये वाला बताओ, ये कब इस्तेमाल होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स निकालनी हो। ये वाला कब होता है? जब दो चार्ज के बीच की फोर्स निकालनी हो। ये वाला जब दो मास के बीच की निकालनी हो। ये वाला जब कोई बॉडी एक्सेलरेशन किसी स्पीड से चल रही हो तब निकालते हैं।
ये वाला तो मैं नहीं पता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर लेंथ को करंट वाली स्थिति में डालते हैं तब फोर्स निकालते हैं। चैप्टर नंबर 4 इसी के ऊपर बना हुआ है। और ये भी उसी में, ये 6 पाई ईटा आर स्टोक्स लॉ था, विस्कोसिटी के अंदर, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पाया जाता है। मतलब इतने सारे फॉर्मूले तो हैं, अभी और भी हैं कुछ 2-4 6 और आ जाएंगे नीचे, पर नहीं, मैं तुम्हें दोबारा से घूम के वहीं पे लेके आता हूँ, ध्यान से देखना। और तीसरा टाइटल है फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बहुत सिंपल बेसिक सी बात ये है कि अभी जब मैंने इस बात को लिखा, तुम में से किसी के मन में प्रश्न आया तक नहीं, आना चाहिए था वैसे, पर कोई बात नहीं, हम लोगों के मन में नहीं आया था, बताने के बाद में आया ये प्रश्न। तो ठीक है यार, जब हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और दूसरी पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आने से तो दोनों प्लेटों को एक दूसरे से चिपक जाना चाहिए ना। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव, दोनों प्लेट एक दूसरे चिपक क्यों नहीं जाती? क्या इनकी फोर्स नहीं लगती? लगती है। फिर चिपकती क्यों नहीं है? मजबूती से बांध के रख देते हैं, इसलिए नहीं चिपकती, इनके बीचों को फंसा देते हैं, ये चिपक नहीं पाती वो। पर ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इनके बीच में लगने वाली कोई ना कोई फोर्स है तो बताओ फोर्स है कितनी, ये एक दूसरे को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर देंगे, ये है प्रश्न। प्रश्न था मिसाइल ये। तो ये फोर्स निकालना चाहते हैं हम लोग जो इनके बीच में अप्लाई हो रही है। हाँ जी, पहली बार इन पे चार्ज कितना स्टोर हुआ, क्यों? और एक बात बताओ, जब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब ये बहुत सिंपल लॉजिकल बात, मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जो किताब भाषा में समझ में आती हैं, कुछ ना सामने से बोल देनी चाहिए कि इसको ऐसे समझने की कोशिश कर और ऐसे ही अच्छी समझ में आएगी। किताबी भाषा ना दिमाग के कच्चे उड़ा देती है बहुत बार, कि जब फलाने वेक्टर फोर्स को फलाने एंगल लेंगी ऑल्टीट्यूड पे, जब इतने बाय इतने पे करेंगे तो ऐसे वैसे वैसे हो जाएगा, कुछ दूर समझ में नहीं आता उससे। इसलिए तुम रियलिटी में समझते सारी कहानी क्या है। मतलब ये वाली जो प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, किसी को ध्यान? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट नहीं, इसका फॉर्मूला। और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने ऊपर चार्ज लेके ये इससे चिपकेगी, या फिर अपने ऊपर चार्ज लेकर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर ये इससे चिपकेगी। कोई एक आदमी जाएगा चिपकने, कुछ ऐसा कह रहा हूं हल्का हल्का, कोई एक आदमी चिपकने जाएगा। तो मैं तुमसे बात ये कहता हूं कि हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं रखेंगे, बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई। तो बताओ उस वाली प्लेट पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उस वाली प्लेट की वजह से, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा किसे कहते हैं हम लोग, चार्ज अपॉन में एरिया, और 2 मैंने बस आगे लगा दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू मल्टीप्लाई क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला है, खत्म। ये कहने को फॉर्मूला बना कितना टाइम लगता है सब करने में, जरा अपना दिमाग लगाना सीखो इन चीजों में। हर चीज डेरिवेशन जैसी नहीं है, कुछ कुछ करके बनाई जा रही है, डेरिवेशन नहीं कहते हैं। याद रखने वाली बात है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। तीन बातें अभी तक हमने। सबसे पहला पॉइंट की कैपेसिटेंस का है, कैपेसिटेंस क्या है इसका, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। इसमें एनर्जी स्टोर ठीक पुराने वाले सिस्टम से आती है तो वो मेरी गिनती में नहीं है। और फोर्स का फॉर्मूला है Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट, जिसको डिराइव करने में 3 लाइन लगती है, मतलब Q के बाद में 3 स्टेप और खेल खत्म हो जाता है। अब तुम्हें एक बहुत सही से सवाल का जवाब देना है, सब ये वाला पैरेलल प्लेट वाला जो कैपेसिटर है वो स्फेरिकल से अच्छा है कि नहीं, सोचते हैं आराम से। देखना, मैं तो बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं एक, जरा मुझे सभी लोग बताएंगे फोन की लंबाई में चौड़ाई कितनी होगी, तो कमा दें। ऑब्वियसली जवाब किलोमीटर में तो बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, बहुत सिंपल हो सकता है, 15 सेंटीमीटर हो और ये 7 8 10 मान लेता हूँ, जो भी है मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, मतलब 15 बाई 10 है। ठीक, तो देखना एक चीज है, मेरे पास में ये पैरेलल प्लेट है, ये 15 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, वापस से ये और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब सेम टू सेम प्लेट है, कैपेसिटर तो बनेगा इससे। ये 15 सेंटीमीटर, ये वाला 10 सेंटीमीटर, इनके बीच के गैप को कम से कम रखेंगे, मतलब हम लोग 2 फोन लेंगे और उन्हें पास पास रख देंगे ऐसे करके, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना, लगभग 5 सेंटीमीटर मान लिया। 5 काफी कम होता है पर ठीक है, कम होगा उतना ही अच्छा है ना, 5 सेंटीमीटर। 1 कर लो इससे बढ़िया, तो ये 5 ठीक है, चलो 5 सेंटीमीटर। अब इनका कैपेसिटेंस निकालते ध्यान से देखना। अपन लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, तो सी इक्वल टू प्लेट का एरिया बोलो, 10 बाई 15 की प्लेट का एरिया, लेंथ इनटू ब्रीथ 150। तुमने जो बोला वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मैं उसमें तैयार नहीं हूँ, इसको मीटर में लेके जाए। पहली बार सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे तो 0.10, ये वाला 0.15 और ये वाला आंसर 0.05, सब कुछ मीटर में लेके आए। अब तुम लोग ध्यान से आंसर देखना, इसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ यानी 0.10, ब्रीथ यानी 0.15 और इनटू में ये वाली 8.85 10 की पावर माइनस के बाद है, अपॉन में इनकी बीच की डिस्टेंस 0.05 अपॉन में, ये ठीक है। सॉल्व करने के लिए तुम्हें यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो पॉइंट हटने से तुम्हारे पास आएगा 10 अपॉन में 100, उसके बाद में इसके में सवाल ये है क्या, मुझे ये जानना बस, बाकी सब तो बात की बात है, ये होता क्या है इसमें, आराम से रखना चाहिए। आराम कुछ नहीं है, कौन सा किसी उसने कहा था आराम है, किसी ने कुछ बोला था, किसी ने उसके सामने किसी ने बोल दिया कि जल्दी का काम शैतान का, 15 पाउंड में 100, उसके बाद में फिर से कुछ कर दो, अच्छा ये टच कर दो, 8.85 10 की पावर माइनस के बाद है, और उसके नीचे आ जाएगा 5 पाउंड में 100। सॉल्व करते हैं हम लोग कुछ समझने के लिए, 100 से पहले सूखा 100 काट दिया, 5 नीचे ये इसके, मतलब कुछ ऐसा देखो, 15 अपॉन में 10 और उसके साथ में 5 भी है, इनटू में 15 तो है ही, 8.85 10 की पावर माइनस के 12 है। कुछ छोटा मोटा सॉल्व करते हैं, 5 से ये वाला 3 और 10 की पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो ये 8 दिया 24 ही लगा दिया, मैं सीधे किया नहीं है मल्टीप्लाई, अप्रोक्स 25 लिखवा लो और क्या, 26 10 की पावर माइनस के 13, ये आया इसका आंसर, फैराडे। अच्छा तुम लोग जरा ध्यान से सोचो, ये इतना सा कैपेसिटर है, इतना सा छोटा सा, इसकी वैल्यू भी लगभग, अगर मैं पॉइंट को भी कदम आगे ले जाऊं तो लगभग उसके बराबर है जितना बड़ा हमारा एक मीटर का स्फीयर था। जब इतना छोटा सा कैपेसिटर इतने बड़े की बराबरी कर सकता है, तो कैपेसिटर चार्ज अगर बढ़ा देंगे तो बेनिफिट होगा। मतलब बात समझो, हमने जो कल सॉल्व किया था उसमें 1 मीटर की रेडियस वाला गोला इतनी वैल्यू देता है जितना 10 बाई 10 15 सेंटीमीटर की कैपेसिटर दे देता है। मतलब हमने साइज कितना छोटा कर लिया, इस साइज को और छोटा कर जाते हैं हम लोग जब हम लोग सिलेंड्रिकल में उतर जाते हैं। तब बात यह कि हमने 1 मीटर की गोले वाला काम बस एक 15 बाई 10 सेंटीमीटर की कैपेसिटर से करवा लिया। तो कहना है कि इसको बनाने का बेनिफिट है कि छोटा होगा उतनी वैल्यू दे रहा है जितना हम लोगों को एक स्फीयर दे रहा था। बेनिफिट है इसके होने से, लेकिन इससे भी अच्छा बेनिफिट होता है जब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर मैंने जानबूझ के ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया, मुझे इसमें इंटरेस्ट ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो मैं कुछ और बात जाननी थी, जरा वापस से देखना। ठीक है, ये पहला प्लेट कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर,
डाइलेक्ट्रिक समझना पड़ेगा, लेकिन क्यों समझना वो सुनो। हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी ताकत बढ़ सके, और उसकी ताकत बढ़ाने का जरिया है डाइलेक्ट्रिक। अब मैं डाइलेक्ट्रिक जब तुम्हें पढ़ाऊंगा तो इस कहानी को तुम लोग पैरेलल प्लेट से जोड़ना छोड़ देना। पहले पढ़ते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कहते किसे हैं, उसके बाद में इसका काम क्या है वो सब कुछ तुम बाद में जानोगे, और इसी बीच में तुम थोड़ी सी मैथ और जानोगे। देखें हमारे पास में पॉइंट है 8वां, डाइलेक्ट्रिक कहते किसको है, और फिर इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्या बेनिफिट है। डाइलेक्ट्रिक किस चीज का नाम है, तुम लोगों ने अपने जीवन में कुछ बातें बहुत पहले सुनी थी, इंसुलेटर, कंडक्टर। कंडक्टर वो है जिनमें करंट पास होता ही होता है, इंसुलेटर जिनमें करंट पास नहीं होता। और भी पूछते किसने सेमी कंडक्टर सुने, जिनमें करंट पास हो तो जाता है लेकिन किसी स्पेसिफिक तापमान पे। वैसे डाइलेक्ट्रिक ऐसी चीज में करंट पास नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। कांच, ग्लास, ग्लास इसे कहते हैं, ये वाला कांच, इसमें करंट पास नहीं होगा लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पनप जाती है अपने आप ही। इस बात को समझाने में समय लगेगा लेकिन पहले इस चीज को लिखेंगे। डाइलेक्ट्रिक इट इज ए मटेरियल, इट इज ए मटेरियल। तुम लोग इस बात को भूल जाओगे, तुम पैरेलल प्लेट के बाद में कुछ पढ़ रहे हो, तुम एक नई जर्नी पे चले गए हो, और नई जर्नी से निकलने के बाद में तुम दोबारा से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एंट्री कर जाओगे। अब तुम्हें ध्यान से समझना ये है क्या चीज। इट इज ए मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास, but allow the formation of electric field। अब इस बात का क्या सेंस है वो सोचते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन तो होने देता है लेकिन करंट पास नहीं करने दूंगा मैं। सीधी सीधी बात ये है, जैसे कुछ काम की चीजें, लोहा चुंबक से चिपक जाता है पर लोहा लोहे को चिपका नहीं सकता, कुछ वैसा ही है। इसमें करंट पास नहीं हो सकता लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है। कुछ ऐसी काम की चीज है लेकिन जब तक बोर्ड पे तरीके से लिखी नहीं जाएंगी ना वो समझ में नहीं आ सकती। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ग्लास, माइका वगैरह। कुछ प्लास्टिक्स भी होती है, कुछ अलग टाइप की स्पेशल प्लास्टिक होती है। और काम की बात, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये इंसुलेटर नहीं होता, ठीक, इसको कंडक्टर की कैटेगरी में भी नहीं डाला जाता और इसको सेमी कंडक्टर भी नहीं कहते हैं। तो फिर भाई बात है, सब कहते क्या फिर? कुछ है, मटेरियल बहुत है दुनिया में, सब कुछ इन तीनों में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एक ऐसी चीज जो करंट पास नहीं होने देगी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देती है। इस बात को हम लोगों को समझना है। जैसे अपने पास में एक कांच है, ठीक, अब मैं मान लो इस कांच को ऐसे सीधा नहीं ऐसे रख रहा हूं तो पतला सा दिखेगा तुम्हें सामने से। अगर मैं कांच को तुम्हारे सामने, अब तो ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है, मैं कांच को यूं रख दूं तो तुम्हें सामने से पतला दिखाई देगा। मैं तो पतला नहीं दिखा रहा, मैं बहुत मोटा कांच लेके आया कहीं से। ठीक है, वैसे करके समझेंगे। हालांकि तरीका तो ये कि मैं तुम्हें ऐसे बोलूंगी, देख भाई सामने से कांच ऐसे दिखाई देगा, ये सामने से कांच है, ऐसे करके, और ये इस कांच की मोटाई है, ये है कांच की मोटाई। कायदा तो ये है, अगर मैं तुम्हें सही से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो। बस मुझे दिक्कत ये आएगी कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा इस वाली जगह पे पॉजिटिव, यहाँ बनाऊंगा नेगेटिव, तो बहुत ज्यादा फंसता है मामला। इसे मैं तुम्हें फ्रंट टू फेस दिखाता हूँ। देखो ये कांच है, अगर तुमने कांच में तार लगा के बैटरी को जोड़ दिया और फिर रास्ते में बल्ब लगा दिया, क्या करंट पास होकर ग्लो करेगा? नहीं करेगा, नहीं, कांच से करंट पास नहीं होगा। सीधी सीधी बात ये है, इसमें करंट पास नहीं हो सकता, दैट्स इट। लेकिन इसमें कुछ काम और अच्छा हो सकता है, वो काम समझना। कांच में करंट पास नहीं होगा लेकिन एक और अलग घटना है जो घट सकती है, और तुम इस चैप्टर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से अब छोड़ के आ चुके हो। अब तुम्हें कांच के बारे में कुछ समझना है कि ये खास क्यों है, इसमें से क्या चीजें हैं काम की। हमारे पास में ये कांच, मैंने इस जगह पर पॉजिटिव प्लेट लगा दी। पॉजिटिव प्लेट का मतलब सीधी सीधी बात है कि कोई भी बैटरी वगैरह का पॉजिटिव नाम का डंडा लगा दिया। यहां पर कोई सी नेगेटिव प्लेट लगा दी,
यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लेट है, तो इस कांच के द्वारा क्या होगा कि करंट तो पास नहीं होता, लेकिन यहाँ पॉजिटिव को देखकर इसमें अपने आप क्या पनप जाएगा, नेगेटिव। पनपने की इंग्लिश होती है इंडक्शन, इंड्यूस होना। यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहाँ नेगेटिव विल इंड्यूस, नेगेटिव इंड्यूस होगा, इंड्यूस, आई एम बन गया वो, INDUCE, इंड्यूस। उसके बाद में यहाँ नेगेटिव को देख के यहाँ पे क्या पनप जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का इंड्यूस, इंडक्शन हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो कांच के अंदर अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, कुछ इस तरह से। कांच करंट को पास नहीं होने देता, लेकिन उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से उसके अंदर भी क्या बन जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ऐसा मटेरियल जिसमें करंट नहीं जाता पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है हल्की हल्की सी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। पर इससे हमारा क्या बेनिफिट है, वो बेनिफिट तुम लोग नहीं जानते। उस बेनिफिट को समझाने से पहले कुछ काम की बातें और देखो। सबसे पहली बात तो ये डाई इलेक्ट्रिक यानी कि कांच कहां रखा हुआ है, किसके बीच में रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो एक पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखना, बाहर पहले भी जा रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तुम्हें बहुत सिंपल सवाल का जवाब देना है कि बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उनकी वैल्यू थी 100, जो पहले जा रही थी वो 100 थी, कांच के लगते ही उल्टी जाने वाली हो गई 60, तो नेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बची रहेगी बताओ। कांच के लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेंगी या बढ़ेंगी, घटेंगी, क्योंकि जो पहले जा रही थी वो 100 थी, हमने जैसे ही कांच लगाया कांच के लगने से 60 और चली गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह गई है, 40। वो तुमने कैसे निकाला, 100 माइनस के 60 किया, तो तुम लोगों के पास में आंसर निकल के आ गया 40। ये 40 नेट बची रह गई। तुमने किस में से किसको माइनस किया, 100 यानी कि जो पहले से थी, यानी कि ई एक्सटर्नल जो पहले से थी उसमें से कौन सी माइनस की हम लोगों ने, ई इंड्यूस, इंटरनल या इंड्यूस जो पनपी उनको माइनस किया। तो पहली बात, डाइलेक्ट्रिक लगने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी, कम होती है जी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जब लगेगा तो वो उल्टी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पनपा देगा। अगर हमारी यहाँ से 1000 जा रही थी तो 1000 से वैल्यू कम ही होनी है पक्का, वो घट जाती है। लेकिन किसी भी घटाव को ना, किसी माइनस को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कौन सी बात है, वो बात बताता हूं। पहली चीज, तुमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला, तुमने नेट कैसे निकाला ये बताओ। ई एक्सटर्नल मतलब जो पहले से ज्यादा थी उनमें से क्या माइनस किया, जो पनपी, उसको ऐसे लिखते हैं ई नॉट माइनस के ई आई। अब इसको नॉट पढ़ो चाहे कुछ भी, बस आसानी समझने के, ई आउटसाइड माइनस इनसाइड, जो बाहर थी माइनस इनसाइड, इसको नोट कहते हैं। मैं तुमसे कहता हूं हमने जिस चीज को घटा के लिखा ना उसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। अजीब बात है पर ये सत्य है। देखो अगर मैंने इसी को ऐसे लिख दिया होता 100 डिवाइडेड बाय 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 40 बच्चे बताना, 100 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 40 आए, लगा दिमाग लगाने पे, कितना बढ़िया सवाल है। हेलो, हाँ जी, जी जी वही है अभी तो, हाँ जी जी, हाँ किससे डिवाइड करें, 40 है, 40 से कौन सा, सोच ले आराम से, 2 पॉइंट 2.5 से 40 आ जाएगा क्या, सोचे भाई सभी लोग, आ जाएगा ना। मतलब अगर मैंने इसको 2.5 से डिवाइड किया तो 0, 25 से 25 चौके 100, हाँ सही है, यानी कि आंसर 40 आया। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ सुनो, जिस आंसर को तुम घटा के लाए हो तुम उस आंसर को डिवाइड करके भी ला सकते हो, पर तुम्हें सोचना पड़ेगा किस नंबर से डिवाइड करना है। वापस सोचते हैं, हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची, 100 अपॉन में किससे डिवाइड करना है, 2.5,
ढाई से डिवाइड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ गई 40। अब भी ठीक है। मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं वो सुनो। इस डाइलेक्ट्रिक के लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड संख्या में कितनी कम हो गई, संख्या में बताओ कितनी कम हुई, 60 कम हुई, संख्या में 60 कम हो गई। फिर मैं तुमसे पूछता हूं इस डाइलेक्ट्रिक के लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम हो गई, पहले से कितने टाइम्स डिक्रीज कर गई, 2.5 गुना। मेरे दोनों सवालों को समझो, एक सवाल मैं माइनस में पूछ रहा हूं, हमने मैथ में 4 बातें पढ़ी हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो एक तो मैं तुमसे माइनस में पूछा कि इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड संख्या में कितनी घट गई, 60 घट गई, और डाइलेक्ट्रिक के लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम हो गई, 2.5 गुना कम हो गई। तुम इसी जवाब को संख्या में भी दे सकते हो, तुम इसी जवाब को एक नंबर में दे सकते हो कि साहब इतने से डिवाइड करोगे तो भी यहां से 40 बचेगा। तो जितने टाइम्स घटती है ना इसने कितनी गुना घटा दिया, इसने पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी 100 को कितने गुना कम कर लिया, 2.5 गुना। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को 2.5 गुना कम कर दिया। 100 से 2.5 गुना कम करेंगे तो कितना बचेगा, 40। 2.5 गुना कम करने का मतलब है 2.5 से डिवाइड करना, और 2.5 गुना बढ़ाने का मतलब है 2.5 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं तुमसे कहता हूं कि गिलास के लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो 100 थी वो कितने गुना कम हो गई, 2.5 गुना कम हो गई। कम ही होगी, कभी बढ़ेगी तो वैसे भी नहीं, हमेशा कम होनी है। या फिर मैं तुमसे बोलता हूं कि डाइलेक्ट्रिक के लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड संख्या में कितनी कम हो गई, 60 कम हो गई। तो तुम लोग इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारी फिजिक्स में संख्या की कोई वैल्यू नहीं है कि कितनी संख्या में कम हुई है। तुम्हें सवाल का जवाब ऐसे देना होगा कितने गुना कम हुई है, 2.5 गुना कम हुई। और जितने गुना कम होती है उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं भी इसको लिखने वाला हूं, देखो दैट इज कॉल्ड के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पढ़ने से पहले एक बात ध्यान से समझ लें। मैं तुमसे ये बात पूछने जा रहा हूं कि जो डायग्राम मैंने तुम्हारे सामने बनाया, ये जो मैं डायग्राम तुम्हारे सामने बनाया, इसके किसी भी जगह लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम हो जाया करेंगी, 2.5 गुना कम हुआ करेंगी। इस बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता रहूंगा, लेकिन एक बार लिखता हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब होता है द नंबर ऑफ टाइम्स डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, by a dielectric is called dielectric constant, is called dielectric constant। शायद मुझे इस बात पे बहुत लंबी चर्चा तुम्हारे साथ करनी चाहिए, क्योंकि इस बात को ऐसे निकाल देना गलत है, क्योंकि मुझे इसी की तो आवश्यकता पड़ने वाली है, तब बताऊंगा। पहली बात, गिलास के लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। कितने गुना कम होगी, उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इस बात को आपस से समझते हैं। सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल उदाहरण दोबारा से रखता हूं। उसमें मल्टीपल टाइप्स होता है, वो मेरे साथ वो खेल होता है। पहले समझो, हमें संख्या की आवश्यकता नहीं है, हमें डिवाइड की आवश्यकता है। डिवाइड से हम जल्दी निकलेगा, उसका बेनिफिट सोचते हैं। सुनो, 2.5 गुना कम करेगा, ठीक है, इसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे अपने पास में ये वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें मैंने यही वाला मटेरियल लगा के, यही वाला कांच का टुकड़ा लगाया। इस कांच के टुकड़े की कैपेसिटी कितनी है, ये कितना डिक्रीज करता है, 2.5। मैं तुमसे कहता हूं कि बाहर वाला जो एक्सटर्नल फील्ड है, बाहर वाला जो फील्ड है वो है 250, बाहर वाला है 250। तो ये बताओ कि इसके लगने से कितना बचा रह जाएगा,
बाद वाला 250 है, तो इसके लगने से 250 अपॉन में इसका कांस्टेंट कितना है 2.5, तो 2.5 से डिवाइड लगा देंगे, पॉइंट हटेगा ऊपर, 0 कट के कितना रह गया 100 रह गया। अगर इसका कांस्टेंट 2.5 है, इस बात का मतलब कि बाहर वाली फील्ड को ये कितना डिक्रीज करेगा 2.5 गुना। मान लो मैं तुमसे कहता हूं सब इसका जो कांस्टेंट है वो 10 है भाई, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ सवाल करूं एग्जाम्पल के तौर पे, अपने पास में ये पैरेलल प्लेट है, नहीं कोई भी प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मैंने इसके अंदर कोई और कांच का टुकड़ा लगा दिया, उस कांच के टुकड़े का कांस्टेंट है 20, तो मैं ये 20 वर्ड क्या फील देता है कि जो एक्सटर्नल फील्ड होगा, जो भी होगा, मतलब मैंने तुमसे कह दिया कि एक्सटर्नल फील्ड है 300, तो इसके लगने से वो 300 नहीं रह जाएगा, इसके लगने से नेट रह जाएगा 300 अपॉन में 20, और काटने पे आंसर क्या निकल के आएगा 15 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मेन काम क्या है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो मुझे समझाती है कि मेरे लगने से मैं बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दूंगा। कितना कम करूंगा, जितनी मेरी वैल्यू होगी उतना कम करूंगा। ध्यान से इस बात को और सोचो, जैसे कि मैं तुम्हें ऐसी कहानी में एक बहुत काम का स्टेटमेंट समझाता हूं, काम का स्टेटमेंट और समझें। ये अपने पास में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब प्लेट है, ये कोई भी ग्लास कुछ भी टुकड़ा डाल दिया मैंने, इसका जो कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट है 1000, मतलब ये 1000 गुना कम करेगा, यानी कि अगर बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी 500, इसके लगने से वो कितनी रह जाएगी, इसके लगने से वो 500 की जगह 500 बटे में 1000 मतलब डिवाइड करेंगे और वो 0.5 बची रह जाएगी, मात्र कम हो गई। कुल मिला के डाइलेक्ट्रिक का मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना, और वो कितना कम करेगा, जितने उसके कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उसी कम करने वाली वैल्यू को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन एक बात और, इसी खेल के अंदर जो एंट्री करती है उसको हम लोग स्पेशल नोट कहते हैं, वो स्पेशल बात भी ध्यान से देख लें। अगर हमारे पास में ये वापस से ये पॉजिटिव वाला चार्ज, दोबारा से ये नेगेटिव वाला चार्ज, और इसके अंदर मैंने किसी मेटल को लगा दिया, मेटल को, मैं कांच की बात नहीं करता हूं, मेटल, किसी धातु को लगाया, धातु पे कितना चार्ज आ सकता है, मेटल पे तो खूब भर के चार्ज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस पे इतना ज्यादा पॉजिटिव और इतना ज्यादा नेगेटिव पनपेगा कि अगर बाहर वाला 500 है तो ये भी अंदर 500 ही बना देगा, तो नेट कितना छोड़ेगा, ये 0। अगर बाहर वाला 1000 है तो ये भी 1000 ही बना देगा, नेट कितना छोड़ेगा 0। मैं तुमसे कहता हूं कि बाहर वाला 500 है, ठीक, इसके लगने से नेट कितना रह गया 500 अपॉन में क्या करें कि 0 आए आंसर, बोलो 500 किससे डिवाइड करूं कि आंसर 0 आए, 500 को 500 से करोगे तो 1 नहीं। किसी भी धातु की कैपेसिटी कितनी होती है बताओ, जब कैपेसिटी भाड़ में जाए 500 को किससे डिवाइड करूं 0 आए, 0 तो नॉट डिफाइन होता है, हाँ तो वो मूर्खता कहलाएगी हमारी। क्या कहती दोबारा बोल, इन्फिनिटी करेक्ट आंसर, 0 से डिवाइड थोड़ी करेंगे, ध्यान से बात सुने, इन्फिनाइट, तो ये क्या कहलाएगा कांस्टेंट, किसका, मेटल का, किसी भी मेटल का जो कांस्टेंट है वो कितना होता है इन्फिनाइट। इस बात का मतलब समझो, जैसे तुम्हें एक बात का मतलब समझ में आता होगा, डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है, एक ऐसा मटेरियल जिसमें करंट पास नहीं होता पर फील्ड बनती है, उसके लगने से क्या फायदा होगा, हम जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को लगा देंगे उसके लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, कितने गुना कम होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो किसी भी मेटल का कांस्टेंट कितना होता है इनफिनिट। इस बात का मतलब ये कि अगर तुमने किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में किसी धातु को डाल दिया तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कोई भी मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देगा किसी भी प्लेट के बीच में, इसलिए हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कम करने के लिए मेटल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम वो खा जाएगा, उन्हें 0 पहुंचा देगा। तो बात समझे,
पहली बात तो ये कि डाइलेक्ट्रिक डलने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज करेगा। कितने टाइम से डिक्रीज करेगा? वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, कितने गुना कम करवा देगा, 20 गुना, 10 गुना, 30 गुना, 2.5 गुना। और किसी भी धातु का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफिनिट, यानी कि वो पूरा ही कम करवा देगा। किसी भी मेटल को अगर लगा दिया दो प्लेट के बीच में, तो उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को वो 0 पहुंचा देगा, क्योंकि वो अनंत पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पनपा सकता है उसके ऊपर। इस बात को स्पेशल नोट में लिख लें कि किसी भी मेटल का, हटाता हूं मैं इस सारे सामान को, इसको स्पेशल नोट में लिख लें, किसी भी मेटल का, किसी भी कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट होगा। इस बात का मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके होने से बचती है वो कितनी रह जाएगी? 0। इसके होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट बचा रह जाएगा वो 0 पहुंचेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म ही कर देगा। जो खत्म नहीं करेंगे वो कांच होंगे, उनका मेन काम क्या है? कम करना। जिसकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही ज्यादा कम करेगा। बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल दिए जाते हैं अक्सर। देखना, एक बहुत छोटा सवाल है तुम्हारे सामने। मेरे पास में कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो एक है के ए, एक है के बी, दूसरा है के सी और तीसरा है के डी। तो के ए की वैल्यू दी गई है 10, के बी की 20, के सी की 25 और के डी की दी गई है 30। तो सवाल ये कि इनमें से कौन से की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, मतलब ई ए, ये वाला बताना है। चलो बताओ, इनमें ज्यादा डिक्रीज कौन करवाएगा? कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा कम करवा देगा? डी। डी की 30 गुना कम करने की क्षमता है इसकी, 20 गुना कम करने की क्षमता है इसकी, 25 की, 20 की, 10। तो सबसे ज्यादा कम कौन करवाएगा? सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी के द्वारा, बहुत कम करवा देगा। उससे ज्यादा किसके द्वारा होगी? सी के द्वारा। उससे ज्यादा बी, और सबसे ज्यादा ए के द्वारा। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे पास में ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो है 100, तो इसके बीच में लगाने से वो कितनी बची रह जाएगी? इसके लगने से 100 कितना रह जाएगा? 10 रह जाएगा। इसके लगने से कितना रह जाएगा? 100, 5। इसके लगने से कितना रह जाएगा? 4। और इसके यहां लगने से कितना रह जाएगा? कुछ 3.33 करके। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी? जब ये वाला होगा। मिनिमम कब होगी? जब ये वाला होगा। इस बात को समझें। डाइलेक्ट्रिक का मेन काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करना। और डाइलेक्ट्रिक किस चीज को कहते हैं? जो करंट पास नहीं होने देता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने देता होगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है? एक ऐसा नंबर जिससे डिवाइड लगा के मैं बचने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकता हूं कि अब इतनी बची रह गई है, पहले से इतनी रह गई है। उसको हम निकालने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से डिवाइड देते हैं। सभी धातुओं का अलग अलग पाया जाता है और हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वैल्यू दी भी जाती है, कभी निकाल ली भी जाती है। एक चीज का ध्यान रखना कि मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कितना है? इनफिनाइट। उसमें किसी भी चीज को लगाने से वो 0 ही पहुंचा देगा, इतना ज्यादा है मेटल्स का। ठीक है, इस बात को मेमोरी में सेव रखें और इससे आगे तुम कल देखोगे। ठीक है।